तो एग्जांपल करते हैं। A solid sphere of mass 4 kg and radius इतना is rolling down an inclined plane with an angle of inclination 37 डिग्री। ठीक है, ये inclined plane का ये जो एंगल है 37 डिग्री। तो क्या बोल रहा है? Find the force of friction needed for pure rolling to occur। तो पहले तो हम इसको विजुलाइज करने की कोशिश करें कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपने को चाहिए ही क्यों। तो ये विजुलाइज करें, यदि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता ही नहीं तब इस स्फीयर का बिहेवियर कैसे होता है। उस केस में जो स्फीयर का बिहेवियर, और यदि हम यहाँ पे यदि कोई एक ब्लॉक रख दें, रेक्टेंगुलर ब्लॉक, दोनों की बिहेवियर में कोई डिफरेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्फीयर जो है वो बिना रोल करके यहाँ पे पहुंच जाता है, और बिना रोल किए यहाँ पहुंचने का मतलब क्या हुआ कि यदि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो जब ये स्फीयर जो है नीचे पहुंच जाएगा तो यही पॉइंट ए ऊपर और ये पॉइंट बी नीचे रहेगा। ये ए का जो मोशन है वो एग्जैक्टली इस टाइप का होगा और बी का मोशन जो है वो एग्जैक्टली इस टाइप का हो जाएगा। और स्फीयर की पोजीशन नीचे अपन बनाए तो कुछ इस टाइप की दिखेगी। स्फीयर यहाँ नीचे पहुंच जाएगा, ये लाइन थोड़ी नीचे बन गई है ना, इस टाइप से। ए जो है इस तरह से और बी इस तरह से, मतलब रोलिंग जो है वो जीरो है यदि फ्रिक्शन नहीं होता। अच्छा, और एग्जैक्टली इसी तरह से जो है वो ब्लॉक भी मूव करता। ठीक है, ब्लॉक में तो कोई रोलिंग है ही नहीं वैसे भी। अच्छा, अब यदि फ्रिक्शन यदि होता है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? ये स्फीयर जो है नीचे की तरफ रोल कर रहा है, इसका ये लोअर मोस्ट पॉइंट जो है कॉन्टैक्ट में वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है नीचे की तरफ, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये तो अपन देख ही सकते हैं कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो स्फीयर को इस तरह से रोल कराएगा। तो ये तो क्लियर है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमको चाहिए इसको रोल कराने के लिए। तो डायग्राम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, अब ये देखें, यदि फ्रिक्शन होता ही नहीं तो इसका एक्सेलरेशन क्या होता है? इसका एक्सेलरेशन जो है इस डायरेक्शन में जी साइन थीटा होता है ना। बेसिकली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो कि इस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है, जी साइन थीटा। ठीक है, यदि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होने से जो एक्सेलरेशन होगा वो जी साइन थीटा से कुछ कम होगा, और ये स्फीयर जो है वो रोलिंग मोशन करेगा एक्सेलरेशन के साथ में। तो एक्सेलरेशन के केस में जब प्योर रोलिंग होती है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी होती है? ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ए जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन और अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी होती है ना। ये तो अपने को मालूम है। तो अब क्या है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमको जो चाहिए वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा जो इसको सेटिस्फाई कर दे। अब जो एनालिसिस अपन करेंगे है ना, अपन एक तो लीनियर एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे, और देखेंगे कि किस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे दोनों बराबर हो जाते हैं। क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो दोनों को डिसाइड कर रहा है, लीनियर एक्सेलरेशन को भी डिसाइड कर रहा है और एंगुलर एक्सेलरेशन को टॉर्क लगा करके डिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो करते हैं उसको। तो पहले लीनियर एक्सेलरेशन देखते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में फोर्स कितना है? mg sin थीटा। ठीक है, और ऊपर के डायरेक्शन में f है। तो एक्सेलरेशन की क्या इक्वेशन हो जाएगी? mg sin थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये क्या ma के बराबर हो गया। तो a कितना हो गया? mg sin थीटा माइनस f अपॉन m। अच्छा, अब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो टॉर्क भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, तो टॉर्क जो है वो कितना है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू आर, एफ आर है ना, मैग्नीट्यूड। अभी टॉर्क का डायरेक्शन उतना रेलेवेंट नहीं है तो वो नहीं देख रहे हैं अपन। और टॉर्क कितना होता है? आई अल्फा के बराबर। अच्छा, सॉलिड स्फीयर है तो आई कितना हो गया? 2/5 mr स्क्वायर इंटू अल्फा। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो गया? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया आपका 2/5 mr अल्फा। तो अपने को इस वाले रिलेशन के लिए हमको तो आर अल्फा निकालना है। तो आर अल्फा जो है वो कितना हो गया? 5f/2m। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं।
एक में आर अल्फा है और एक में ए है, तो क्या आ गया आपका 5f/2m इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस f/m। ठीक है, तो ये m जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आ जाएगा 2/7 mg sin थीटा। ठीक है, ये ए पार्ट का आंसर। ये वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो हमको चाहिए इसको रोल कराने के लिए, और अब इस वाले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को यूज करके हम पता करेंगे कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना चाहिए। ठीक है, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे देगा, है ना, वो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा मिनिमम। तो थोड़ी जगह बना लेते हैं। अच्छा, सपोज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू है। ठीक है, तो कोई भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इस इंक्लाइंड एंगल पे मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना दे सकता है, एफ मैक्स। ये मैक्सिमम है, इसके अंदर कुछ भी दे सकता है, पर मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतना देगा, कितना, म्यू एन के बराबर। ठीक है, और इस केस में नॉर्मल फोर्स क्या है, mg cos थीटा, है ना, ये तो अपने को मालूम ही है। तो म्यू mg cos थीटा। ठीक है, ये मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे सकता है। तो हमको जो मिनिमम म्यू पता करना है, तो मिनिमम म्यू क्या होगा, वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसका मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इतना हो जाए। ठीक है, उतने मिनिमम म्यू पे हमारी प्योर रोलिंग हो जाएगी। तो ये एफ मैक्स और एफ को इक्वेट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, म्यू मिनिमम mg cos थीटा इज इक्वल टू 2/7 mg sin थीटा। ठीक है, तो म्यू मेन क्या आ गया, 2/7 tan थीटा। ठीक है, इतना मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमको ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दे देगा। हमको कितना चाहिए, हमको तो इतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए, इससे ज्यादा तो चाहिए नहीं, इससे ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमको नहीं चाहिए, इतने में हमारी रोलिंग हो जाएगी। ठीक है, अब इसका सी पार्ट देखें। सी पार्ट क्या बोलता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द स्फीयर इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 50%। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो, ये जो म्यू मिन जो आया, इसका हमने 50% इंक्रीज कर दिया, तो मतलब नया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, म्यू मिन प्लस 0.5 म्यू मिन। ठीक है, 1.5 म्यू मिन हो गया। तो अब आप देखें, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब अपन लेकर के आए थे, है ना, उसका डेरिवेशन अभी देखिएगा, ये मिटा दिया अपन ने यहाँ पे। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब अपन ने कैलकुलेट किया था इसको रोल कराने के लिए, हमको तो रोलिंग तक ही चाहिए, उससे आगे तो कुछ कराना नहीं। उस पूरे एनालिसिस में म्यू कहीं आया ही नहीं था। आप देखें उसको, जब ये वाली इक्वेशन जब अपन लेकर के आए थे, ये जो रिजल्ट लेकर के आए थे, हमने उस पूरे एनालिसिस में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कहीं यूज ही नहीं किया था। तो यदि ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यदि बढ़ भी जाता है, तो हमको तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतना ही चाहिए, और ये जो है वो, ये तो रोल करके नीचे आ रही। ठीक है, वो सारी इक्वेशंस में से एक भी इक्वेशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगेगा वो एग्जैक्टली सेम लगेगा। यही आप उन इक्वेशंस को दोबारा देखें। ठीक है, ये चूंकि अपन ने मिटा दिया, इसका डेरिवेशन देखिएगा आप, इसके डेरिवेशन में कहीं पे भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ा देने से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको चाहिए रोलिंग के लिए, बस उतना वो ये ले लेगा, और बाकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से उसे मतलब ही नहीं। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेम रहेगा।